नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटे की चाहत में पति ने अपनी पत्नी को घर से थक के मार कर निकाला तो बेटी ने किया कुछ ऐसा कि पिता की होश ठिकाने आ गई। शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी किराने की दुकान चलाने वाले एक सफल व्यापारी सोलंकी जी के चेहरे पर आज 12 बजे हुए थे। शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। क्या हुआ भाई सोलंकी, बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो? दुकान के अंदर आते हुए उनके एक दोस्त ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए सोलंकी जी बोले, भाई सारी परेशानी तो यही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा तो मुझे मन से सोलंकी जी बोली, भाई ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत ज़्यादा तीखी है। एक के बाद एक बेटी देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेटा एक भी नहीं दिया। कितने वर्षों से इस इंतज़ार में हूँ कि एक बेटा हो जाए तो उस पर जी भर के अपना प्यार दुलार लुटा सकूं। लेकिन फूटी किस्मत मेरी कल मेरी पत्नी ने तीसरी बेटी को जन्म दे दिया। हर बार बेटी की चाहत रखता हूँ, लेकिन फिर से बेटी ही धमक पड़ती है। अरे यार, तू भी किस जमाने में जी रहा है? आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क थोड़ी ना है। और वैसे भी भगवान ने जो दे दिया उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन सोलंकी जी अपने दोस्त की बातों से सहमत नहीं थे। बेटे की चाहत के पक्ष में उनके पास बहुत सी दलीलें थीं। थोड़ी देर बातचीत करके सोलंका जी का मित्र तो वहां से चले गए, लेकिन उनके समझाने के बावजूद उनके चेहरे पर छाए हुई मायूसी और निराशा के बादल छाए रहे। रात को अपने घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने नवजात बच्ची को उठाया हुआ था, जिसे देखते ही उनके क्रोध की सीमा ही ना रही और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ना जाने ये औरत है या बेटियां पैदा करने की मशीन। एक बेटा नहीं दिया जाता। वे पड़ोस वाले मिष्टा जी, 10 दिन पहले उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मोहल्ले भर में ढोल बजवाया था, ये कहकर कि अगर आस पड़ोस के लोगों को पता नहीं चलेगा कि घर में बेटा हुआ है तो खुशी कैसे, और यहाँ हमारे घर में मातम पसरा हुआ है केवल तुम जैसी मनहूस औरत की वजह से। कहते कहते वह मारपीट पर उतर आए, लेकिन उनकी पत्नी मीना जी बेचारी करती भी तो क्या, ये सब उनके बस में तो नहीं था। कोई कसूर तो नहीं था ना। हुआ भी हर बार उन्हें कसूरवार बना दिया जाता था, और वही बेटियां तो सोलंकी जी को अपनी कट्टर दुश्मन लगती थी। सारा दिन उनके पिता उन्हें डांटते फटकारते रहते और आते जाते 2-4 चपत तो उन्हें लगा ही देते थे। अब तो लड़ाई झगड़ा उस घर में हर रोज की बात हो गई थी। एक और सोलंकी जी की सब्र का बांध टूटकर धराशायी हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सोलंकी जी की माँ और रिश्तेदारों ने भी उसके दिल में ये बात बैठा दी कि परिवार का नाम तो बेटे से ही होता है। अगर हमारे कुल में बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा। इस बात पर मीना जी ने अपने पति को लाख समझाने की कोशिश की कि लड़की लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अगर लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो भी कुल का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन सोलंकी जी बोले, बेटियों की तुलना बेटों से कभी नहीं की जा सकती। बेटियों को तो आखिर अपने ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है, इसलिए बेटियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है, जबकि बेटे खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे में भी साथ निभाते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने मीरा जी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ दिन बाद फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब सोलंकी जी ने मीरा जी के साथ अपने रिश्ते के अस्तित्व के पैरों तले रौंद दिया। अपने बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए दूसरी शादी करके एक गरीब घर की लड़की सीमा को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। ये देखकर मीना की हैरानी का ठिकाना न रहा।
जिस पति को वो आज तक अपना भगवान मानती थी, उसकी करतूत देखकर मीरा की दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लेकिन इतना भी अभी काफी नहीं था। सीमा को मालकिन का दर्जा दे दिया गया और मीरा उस घर में महज एक काम वाली बाई बनकर रह गई। सीमा भले ही गरीब परिवार की लड़की थी, परंतु सुंदरता की बहुत घनी थी। अब तो सोलंकी को शादी के बाद केवल सीमा ही दिखाई देती थी। आए दिन उसके लिए नई नई साड़ियाँ लाना, उसे घुमाने ले जाना उसका रोज का काम बन गया था। अपनी पहली पत्नी और बेटियों को तो सोलंकी जैसे भूल ही चुके थे और वही अपनी सौतन के इशारों पर नाचना ही मीना की किस्मत बनकर रह गई थी। फिर एक दिन सीमा गर्भवती हो गई। अब तो सोलंकी की माँ ने मीना जी के पास उसके पास जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि उसका मनहूस साया उनकी प्यारी बहू सीमा पर ना ही पड़े तो ही अच्छा है। इस बात से मीना जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची और उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक कर उसकी गालों तक आ गई। तभी मीना की बड़ी बेटी बोली, क्यों दादी, आप हमेशा हमारी बात को मनहूस क्यों कहती हैं? वो मनहूस नहीं है, बहुत अच्छी है वो। बेटी की ये बात सोलंकी के कानों में पड़ गई और उन्होंने तुरंत आकर अपनी बेटी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये दृश्य देखकर तो मीना जी को अपने दिल पर बर्छी चलने जैसा एहसास हो रहा था। वो दौड़कर अपनी बच्ची का बचाव करने लगी तो सोलंकी जी बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में रहना है तो वैसा ही करना होगा जैसा माँ कहती है, नहीं तो निकल जाओ इस घर से अपनी मन हो सूरत लेकर। कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की यहाँ पर। हर रोज अपमान के घूंट पीते पीते मीना जी भी थक चुकी थी। उनकी सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आज उन्होंने उस घर की दहलीज से बाहर कदम रखने का फैसला ले ही लिया और अपनी बेटियों को लेकर वहां से तुरंत निकल गई। किसी ने उन्हें रोकने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि वह लोग तो उनसे और उनकी 3 बेटियों से छुटकारा पाना ही चाहते थे। पति के घर से निकलने के बाद मीना जी अपनी बच्चियों को लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में केवल उसकी बूढ़ी माँ ही थी। मीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कुछ समय पहले ही उसके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। जीवन यापन के लिए उनकी माँ ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। मीना जी पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं थी, परंतु सिलाई कढ़ाई का हुनर जानती थी। इसलिए अपनी बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने घर पर रहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू किया और साथ ही आस पड़ोस की लड़कियों को भी सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेंगी। उधर मीरा जी के घर से निकलने के साथ ही सोलंकी की दुकान का काम कम होने लगा था, परंतु बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा था, जिसके बलबूते घर का खर्च ज्यों का त्यों चलता रहा। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। अब सोलंकी जी और उनकी माँ दिन रात भगवान से बेटे के लिए प्रार्थना करते। सोलंकी जी की माँ अपनी पहचान की किसी पंडित को बुला कर ले आई और उनके कहने पर तरह तरह के पूजा पाठ, अनुष्ठान और ना जाने कितनी तरह के व्रत अपनी बहू से करवाए। और आखिर वह दिन भी आ ही गया जिसका उन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार सोलंकी जी को पुत्र धन की समाप्ति हो ही गई। आखिरकार हमारे खानदान का कुल दीपक आ ही गया जो हमारे घर को रोशन करेगा। ऐसा कहते हुए सोलंकी जी की माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बेटे के पैदा होने के छठे दिन एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि धूमधाम से कार्यक्रम करने के लिए सोलंकी के पास अब पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी मनाने के लिए उन्होंने कर्ज लेकर जात बिरादरी, पड़ोसी और रिश्तेदारों को शानदार पार्टी दी। ढोल बजवाया गया
आखिरकार उनकी सबसे बड़ी मुराद जो पूरी हो चुकी थी, परंतु अब दुकान का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। इसलिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर सोलंकी ने जैसे तैसे वो कर्ज उतारा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो सोलंकी जी अपनी बेटियों के खाने पीने और मूलभूत आवश्यकताओं को भी नज़रअंदाज कर देते थे, वहीं अब अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़े और ज़रूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहे थे। बेटे को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे। इस दौरान एक दिन सोलंकी की माताजी स्वर्ग सिधार गई। यूं ही समय गुजरता गया और अब उनका बेटा बड़ा हो चुका था और कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। उनकी यही सपना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी ना करके वो अच्छा सा आलीशान सा होटल खोले। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो एक लड़की को पसंद करने लगा और धीरे धीरे बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। माता पिता जो अपनी बहू लेकर आने के लिए बहुत उत्सुक थी और पहले से ही अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे, ये जानकर बहुत खुश हुए कि बेटे की पसंद को ही अपनी पसंद मानकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी होने के साथ ही उनकी मंगनी कर दी गई और 1-2 महीने के भीतर ही शादी भी हो गई। बहू घर पर आ गई। माता पिता दोनों को तो मानो स्वर्ग मिल गया हो। अब अपना होटल खोलने के लिए उनकी बेटी रमन को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आखिर इतना पैसा कहाँ से जुटाया जाए, ये सोच सोचकर सोलंकी परेशान थी। परंतु अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसलिए उन्होंने अपनी दुकान और बाकी बची ज़मीन भी बेचने का फैसला कर लिया। ये सब बेचकर उन्हें अच्छा खासा धन प्राप्त हो गया था। अब माता पिता अपने बेटे के भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगे और जल्दी ही होटल बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन होटल बनाने के काम में पैसा बहुत तेज़ी से खर्च होने लगा और बिल्डिंग खड़ी करने में ही उनका सारा धन समाप्त हो गया। फिर बेटी बहू ने कहा कि इतना बड़ा होटल होते हुए हम घर की क्या ज़रूरत है, वहीं पर ही अपने रहने का इंतज़ाम भी कर लेंगे और मकान बेचकर बाकी के पैसे की भी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। हालांकि सोलंकी और उसकी पत्नी का अपना मकान बेचने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, परंतु बेटी बहू द्वारा समझाए जाने पर वो अपना मकान भी बेचने को तैयार हो गई। ये सोचकर कि आखिर सब कुछ बेटे का ही तो है, हमारे बाद भी तो इस सब का मालिक बेटा ही होगा। और अपना मकान बिकवाने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि सोलंकी जी का मित्र था उसे फ़ोन कर दिया और उसे सारी बात बताते हुए अच्छे दाम पर अपना मकान बिकवाने को कहा। ये सुनकर उसका दोस्त चौंक गया और बोला, अरे भाई, बेटे के प्रति प्यार होना जायज़ है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान उसके प्यार में अंधा ही हो जाए। सब कुछ अपने बेटे पर न्यौछावर कर देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। माना कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बेटे का है, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद अपनी कमाई हुई जीवन भर की दौलत तो बुढ़ापे में लाठी के समान होती है। लेकिन उन सबको दांव पर लगाने के बाद तुम सब अपना मकान भी बेचने को तैयार हो, ये बात तो ठीक नहीं है। मित्र की बात सुनकर सोलंकी जी बोले, अरे यार, जिस धन दौलत को तू बुढ़ापे की लाठी का नाम दे रहा है, दरअसल वह दौलत नहीं, बुढ़ापे की लाठी तो बेटा होता है, और मेरा बेटा बहुत लायक है। तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और हम दोनों की बुढ़ापे में खूब सेवा करेगा। फिर मित्र ने कहा, लेकिन सोलंकी, वो मकान तो तेरे माता पिता की निशानी है, एक बार बेचने से पहले विचार ज़रूर करना। अरे विचार क्या करना, सब कुछ उसी का तो है, सोलंकी जी ने कहा। तो मित्र ने चिंता जताई
पर अपना मकान बेच कर तुम रहोगी कहाँ? क्या ये सोचा है? अरे, मेरे जीवन भर की पूंजी से इतना बड़ा होटल खड़ा कर रहा है मेरा बेटा, तो क्या हमारे रहने की व्यवस्था नहीं करेगा? कहता है आप लोगों के लिए रहने की व्यवस्था एक बड़े से आलीशान कमरे में करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए सोलंकी जी हंसने लगे और बोले, बहुत भाग्यशाली है हम लोग जो हमें रमन जैसा बेटा मिला। इतना सब समझाने के बाद भी जब सोलंकी जी नहीं माने तो उनके मित्र ने कहा, तू मेरा खास दोस्त है इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, बाकी जैसे तुझे ठीक लगे ऐसा कहकर उनके मित्र ने फ़ोन रख दिया। कुछ समय बाद सोलंकी जी का मकान भी बिक गया और बाकी के थोड़े बहुत खर्चे पूरे करने के लिए उनकी पत्नी के गहरे भी काम आ गए। होटल बनकर तैयार हो गया और शुभ मुहूर्त देखकर होटल का उद्घाटन भी कर दिया गया और माता पिता दोनों अपने बेटे बहू के साथ हमेशा के लिए उस होटल में रहने आ गए। अपना सारा कुछ लुटाकर भी बेटे के प्रेम में पड़ी सोलंकी जी और सीमा अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत खुश थे। होटल में कुल मिलाकर 21 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा रमन ने अपने माता पिता को रहने के लिए दे दिया, जबकि एक बड़ा ही आलीशान कमरा उसने अपनी और अपनी पत्नी के लिए अलग से बनवाया था, जिसमें सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। रमन और उसकी पत्नी काउंटर पर बैठे रखे, जबकि अपने पिता सोलंकी जी को रमन ने वेटर्स पर नज़र बनाए रखने और उनके कामकाज को सुबह विस्तृत करने तरीके से चलाने की जिम्मेदारी दी। सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीदने और मार्केट से रसोई का राशन लाने की जिम्मेदारी भी सोलंकी जी को ही दे दी गई। लेकिन अब एक बड़ी परेशानी ये खड़ी हो गई कि खाना बनाने के लिए कोई बड़ी सा शेफ नहीं मिल रहा था, और यदि कोई शेफ मिलता भी तो उसने इतनी तनख्वाह मांगी कि सुनकर रमन और उसकी पत्नी के होश ही उड़ गए। आखिरकार मन महसूस कर वे लोग एक शेफ को ज़्यादा तनख्वाह देने के लिए राजी हो गए और उसे नौकरी पर रख लिया। सब कुछ सुबह व्यवस्थित तरीके से चलने लगा। कभी कभार शेफ छुट्टी पर होता तो सीमा जी सारी रसोई संभाल लेती। इधर रमन और उसकी पत्नी ये देखकर हैरान थी कि जिस दिन खाना उनकी माँ बनाती तो लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते और खाने की खूब तारीफ करते। ये देखकर बहू के मन में एक खुराफाती आइडिया आया। वो रसोई घर में गई और शेफ को खाना ठीक से ना बनाने पर डांटने लगी और कहा सुनी होने पर उसे काम से निकाल दिया गया। लेकिन अब रमन ये सोचकर परेशान हो गया कि शेफ का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। फिर उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आपकी माँ दिन भर बैठी बैठी क्या करती है? जब तो कोई अच्छा शेफ नहीं मिलता तो क्यों ना माँ जी से ही खाना बनवा लिया करे। खाना तो वह बहुत अच्छा बनाती है, और वैसे भी शेफ को उसकी मुंह मांगी तनख्वाह देंगे तो हमारे खाने के ही लाले पड़ जाएंगे, जबकि माँ जी से खाना बनवाएंगे तो उसकी मदद करवाने के लिए एक हेल्पर रख लेंगे। हेल्पर तो कम तनख्वाह में भी मिल जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, मैं माँ जी से बात करता हूँ। ऐसा कहकर रमन अपनी माँ के पास गया और उदासी भरे स्वर में बोला, माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? सीमा ने कहा तो रमन बोला, माँ, दरअसल बात यह है कि होटल में खाना बनाने के लिए कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल रहा। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? तब उसकी माँ बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, जब तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिलता तब तक मैं खाना बना देती हूँ। इतना सुनते ही रमन खुशी से झूम उठा और बोला, ये हुई ना बात, मुझे मालूम था कि मेरी माँ झट से परेशानी मेरी हल कर देगी, और वैसे भी जितना लजीज खाना मेरी माँ बनाती है उतना स्वादिष्ट तो बड़े से बड़ा शेफ भी नहीं बना सकते। पता है माँ, आपके हाथों का अचार खाकर हमारे ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इतना सुनते ही सीमा बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मेरे हाथ की बनी चीज़ें लोगों को इतनी पसंद आती है?
ठीक है बेटा, मैं सारा खाना बना दूंगी। आखिरकार होटल हमारा अपना ही तो है। ये सारी बातें सुनकर सोलंकी जी बोले, और नहीं तो क्या, होटल हमारा ही तो है, हमें काम करने में भला क्या एतराज़ हो सकता है। अब देखो, जब ज़्यादा काम होता है मैं भी तो वेटर वाले सारे काम कर लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है। फिर सीमा बोली, बिल्कुल, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। अच्छी बात है सीमा, ग्राहक आने लगे हैं, तुम रसोई का काम देखो, तब तक मैं ग्राहकों को देखता हूँ। ऐसा कहकर सोलंकी जी कमरे से बाहर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन शहर में किसी राजनीतिक पार्टी की रैली का कार्यक्रम था, जिसके कारण शहर के बहुत से होटल बुक करवाए गए थे। रमन के होटल में भी उन लोगों ने 10 कमरे बुक करवाए। रमन के लिए ये कमाई का अच्छा मौका था, लेकिन अब परेशानी ये थी कि केवल 9 कमरे खाली थे, क्योंकि 10वें कमरे में उसके माता पिता रहते थे। इसी सोच में रमन गुमसुम बैठा था। तभी उसकी पत्नी बोली, लो, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। 2 दिनों के लिए माँ बाबूजी का सामान वहाँ से हटा देते हैं, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी ना। अब एक कमरे की 5,000 प्रतिदिन मिलेंगे, तो हम ये मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। फिर रमन बोला, अरे लेकिन माँ बाबूजी कहाँ रहेंगे। रसोई घर में। और कहाँ? रसोई घर में तो बहुत जगह है, आखिर 2 दिनों के लिए तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना। ठीक है, 2 दिनों के लिए उनका इंतज़ाम रसोई घर में करवा देते हैं। ऐसा कहकर रमन ने अपने माता पिता का सामान रसोई घर में शिफ्ट करवा दिया और अपने माँ पिताजी को 2 दिनों के लिए रसोई घर में ही रहने को कह दिया। रसोई घर में बिछी चादर पर लेटे लेटे सोलंकी जी सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना। कहीं मित्र की कही बात सच ना हो जाए। सोच सोच कर उनका कलेजा मुंह को आने लगा था। उधर उनकी पत्नी सीमा को भी कमर दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी, परंतु 2 दिन की ही बात है सोचकर उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। अगले दिन होटल का रेस्टोरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों से भरा हुआ था। सीमा जी बड़ी फुर्ती से चाय नाश्ता बनाने लगी, तो वहीं दूसरी ओर सोलंकी जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रही थी। इसी दौरान राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने सोलंकी जी की ओर देखते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे ओ वेटर। सोलंकी जी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, क्या आपने मुझे वेटर कहा? और नहीं तो क्या, वेटर को वेटर ही कहकर नहीं बुलाएंगे तो क्या सेठ जी कहकर बुलाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपने साथियों की ओर देखकर जोर से हंसा और फिर बोला, जा मेरे लिए चिकन और शराब लेकर आ। लेकिन सर, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता, सोलंकी जी गंभीर स्वर में बोले। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर पटकते हुए बोले, तो सामने वाली दुकान से लेकर आ। बिल्कुल नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। आपको खाना है तो वहीं जाकर खा लीजिए। सोलंकी जी गुस्से से बोले, अरे इतना घमंड, कहाँ का नवाब है तू? वो आदमी आँख बबूला होते हुए बोला। तो सोलंकी जी ने कहा, कहीं का नवाब तो नहीं हूँ, लेकिन इस होटल के मालिक का बाप जरूर हूँ। इतना कहकर सोलंकी जी वहाँ से चले गए। इतनी बात सुनते ही उस आदमी ने क्रोधित स्वर में रमन को आवाज दी और सोलंकी जी की ओर इशारा करते हुए बोला, कौन है वो आदमी? कोई नहीं है, वो तो वेटर है। रमन ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन वह तो स्वयं को तुम्हारा पिता बता रहा था। उस आदमी ने कहा तो रमन बोला, अरे नहीं नहीं, वो मेरे पिता नहीं है। गांव में हमारे पुश्तैनी घर में नौकरी किया करता था। ये बूढ़ा गरीब आदमी ईमानदार था, तो यहाँ भी नौकरी पर रख लिया। दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है, इसलिए मुझे ये अपना बेटा कहता है। वैसे मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो ये बता, मेरे सामने जवान तो ऐसे रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर हो। अपने इस 2 कौड़ी के नौकर को बोलो कि मुझसे माफ़ी मांगी। अपने बेटे और उस आदमी के बीच हुई सारी बातें सोलंकी जी खड़े हुए सुन रहे थे।
उसके दिल में अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। तभी रमन ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, देखिए, ग्राहक तो हमारे भगवान समान होते हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप उनका अपमान करें। चलिए अब जल्दी से इनसे माफ़ी मांगे। अरे कमाल करती हो तुम, मैं किस लिए उससे माफ़ी मांगू? गलती उसने की है, मैंने नहीं। मैंने केवल इतना ही कहा था कि हमारे यहाँ मीठ शराब नहीं मिलता, तो मेरे सामने पैसे की धौंस दिखाते हुए बोला कि मुझे बाहर से ला कर दो। बदतमीजी इस आदमी ने की है तो मैं माफ़ी क्यों मांगू? उसी समय रमन अपने पिता पर बरस पड़ा। क्या आपको एक बार समझ नहीं आता? जब मैंने कहा कि माफ़ी मांगो तो आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। बेटे के कहने पर अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर उन्होंने माफ़ी मांगी। फिर अमन ने उन्हें बाहर से मीट और शराब लाने को कहा। अपमान के कड़वे घूंट पीते हुए चुपचाप मीट और शराब लेने चली गई। लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। आज उन्हें अपने मित्र की वह चेतावनी याद आ रही थी जो मकान बेचने से पहले उसने उन्हें दी थी। आज उन्हें अपना घर बहुत याद आ रहा था। उधर रसोई घर में सबके लिए खाना बनाते बनाते सीमा जी बेहाल हो रही थी। आज उनका हेल्पर भी छुट्टी पर था। जब खड़े रहना उनके लिए असंभव हो गया तो खाना बनाना छोड़कर रसोई घर में कोने में बिछी चादर पर लेट गए। इधर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। आखिर खाना अभी तक आया क्यों नहीं, ये देखने के लिए जैसे ही रमन रसोई घर में गया तो अपनी माँ को वहाँ लेटे हुए देख पाया। ये देखते ही वह वहाँ पर भड़क पड़ा। वहाँ इतने लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ आराम फरमा रही हैं। वो बेटा, गर्मी और धुएं के कारण मेरा दम घुट रहा था, खांसी रुक नहीं रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेकिन सारी सब्जी मैंने तैयार कर रखी है, बस दाल को तड़का लगाना बाकी है। वो काम तुम बहू से करवा लो, मुझसे तो कहीं खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर रमन ने अपनी पत्नी को रसोई संभालने के लिए कहा। वह भड़क गई, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए जलते बुनते हुए वह रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में रमन अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों पर असर पड़ा है और कमजोरी भी बहुत है। समस्या और अधिक ना बढ़ जाए, इसलिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रखना होगा। लेकिन फिर होटल का काम कैसे चलेगा, ये सोचकर रमन ने डॉक्टर से कहा, नहीं, हम उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं करवा सकते। आप दवाइयाँ दे दीजिए, ज़रूरी हो तो इंजेक्शन दे दीजिए, हम इनका घर पर ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने लाख समझाने की कोशिश की कि किस समय लापरवाही करना उचित नहीं है, मगर वह नहीं माना और दवाइयाँ लेकर अपनी माँ को अपने साथ वापस ले गया। वापस लौटकर सीमा जी फिर से काम पर लग गई। सोलंकी जी अपने बेटे को बहुत समझाया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो रसोई का काम बहू से करवाओ, नहीं तो कोई बावर्ची रख लो। लेकिन अब तुम्हारी माँ ये काम नहीं करेगी, लेकिन आपकी बहू से ये सब काम नहीं होगा। मैं जल्दी शेफ का इंतज़ाम करूँगा। ऐसा कहकर रमन चला गया। दोपहर के समय खाना बनाते हुए धुएं के कारण सीमा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और बेहोश हो गई। तभी रमन को खाना जलने की बू आई। तेजी से अंदर गया और चिल्लाने लगा, जब देखा बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती हो, सारा खाना जला दिया। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, ये दोनों तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेंगे, इससे कोई काम नहीं होगा। तभी सोलंकी जी आवाज़ सुनकर अंदर आए और गुस्से से बोली, लानत है ऐसी औलाद पर, अपनी सारी पूंजी हमने तुझ पर कुर्बान कर दी, ये सोचकर कि बेटा हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन तुमने तो हमें यहाँ नौकर बनाकर रख दिया। नौकर कहना भी शायद गलत होगा, हम तो यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। अपनी पत्नी के पास जाकर उसे झकझोरते हुए बोला, सीमा क्या हुआ? उठो सीमा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारे अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
लेकिन ये सब सुनने के लिए सीमा जीवित ही कहाँ थी। सोलंकी जी चिल्लाते रह गए, लेकिन उनकी पत्नी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सीमा, कहते हुए सोलंकी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज वे अपना सब कुछ खो चुके थे। अपना सब कुछ गवा कर उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि भले ही अपना खून ही क्यों ना हो, भले ही उसे जान से प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन उसे केवल उतना ही देना चाहिए जितना उचित हो। अपने बुढ़ापे को कभी नहीं भूलना चाहिए। बुढ़ापे में तो खुद का शरीर ही खुद को दगा दे देता है। सोचते सोचते ही सोलंकी जी की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। अंतिम संस्कार के समय जब बेटा चिता को अग्नि देने लगा तो सोलंकी जोर से चिल्ला पड़ी, तुम ये हक खो चुके हो, तुम ही मेरी पति के कातिल हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पति का अंतिम संस्कार स्वयं किया। फिर रोते हुए बोले, चंद पैसों की लालच में आकर तुमने अपनी ही माँ को मार डाला, लेकिन मैं अपनी पति को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तेरी सारी करतूतों के बारे में बताऊंगा। ऐसा कहकर सोलंकी जी वहां से तेजी से निकल गई। सोलंकी जी की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए वे पैदल ही चलने लगे। काफी दूरी तय करके हाँफते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची और जाकर अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी बेटी ने फोन करके पैसों का लालच देकर मामले को रफा दफा करने को कह दिया था। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब किसी ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की तो वहीं एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पुलिस अधीक्षक के पास जाना चाहिए। एक सप्ताह पहले ही एक महिला पुलिस अधीक्षक ने नौकरी ज्वाइन की है, जो बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय है। ये बात सुनकर सोलंकी जी तुरंत वहां से पुलिस अधीक्षक से ऑफिस चले गए और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। अपने पिता समान व्यक्ति को अपने पैरों में गिरती देख पुलिस अधीक्षक ने उठाया और सामने कुर्सी पर बैठाया, फिर पानी दिया और उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो सोलंकी जी ने रोते हुए अपना सारा हाल क्या उनको सामने बयां कर दिया। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे से एक औरत टिफिन लेकर अंदर आई और पुलिस अधीक्षक के पास रखते हुए बोली, तू भी ना बेटिया, सुबह सुबह भूखे पेट ही चली आई। अपनी सेहत का भी ध्यान रख, अब सारा काम छोड़कर सबसे पहले खाना खा ले। फिर पुलिस अधीक्षक बोली, माँ, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, ड्राइवर के हाथ भेज देती। माँ बेटी में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी सोलंकी जी की नज़र पुलिस अधीक्षक की माँ के चेहरे पर गई और देखते ही ऐसा जैसी सन्न रह गई, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं, उनकी पहली पत्नी मीना जी थी। फिर उन्होंने गौर से पुलिस अधीक्षक की ओर देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। वो तो उनकी अपनी ही बेटी थी। इतने में उनकी पहली पत्नी मीना जी भी उन्हें पहचान चुकी थी, पर उनकी ऐसी हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। खुद को संभालते हुए मीना जी ने अपनी पति से पैर छुए। इतने वर्षों बाद पिता को देखकर उनकी बेटी की आंखों में भी आंसू भर आए। फिर सोलंकी जी मीना जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो मीना, मुझसे बड़ी भयंकर भूल हो गई। शायद इसी भूल की सजा ही भगवान मुझे दे रहा है। अपने बेटे की चाहत में मैंने अपनी बेटियों को उनके हिस्से का प्यार नहीं दिया, बस प्रताड़ित ही करता रहा। यहाँ तक कि मैं तो उनकी पढ़ाई के भी खिलाफ था। कहते कहते सोलंकी जी सिसकियाँ भरते हुए हाँफने लगे। फिर बोले, जिन बेटियों को मैंने ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, वो बेटियां आज बुलंदियों के शिखर को छू रही हैं। अपनी माँ की उचित परवरिश और मार्गदर्शन पाकर खानदान का नाम रोशन कर रही हैं। अपने लक्ष्मी जैसी बेटियों को धुतकार कर जिस बेटी के लिए मैंने दूसरी शादी की थी, आज उसी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कितना समझाया था मीना, लेकिन मैं ही अंधा हो गया था। सोचता था कि बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है। जैसे बुढ़ापे की लाठी के लिए मैंने तुम लोगों के साथ अन्याय किया,
उस लाठी ने तो मेरा ही सिर फोड़ डाला। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मीना। ऐसा कहते कहते सोलंकी जी अपनी पति के पैरों में गिर गए। उनके हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि उसी समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी और बेटी ने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो तो इस दुनिया से कुछ कर चुके थे। शायद बेटियां भविष्य में अपने पिता को इंसाफ दिला पाए, परंतु आज भगवान का न्याय तो हो चुका था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।